हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का रियल पेपर आ गया है। तो सभी स्टूडेंट्स फटाफट इसको सोल्व कर लीजिए और लर्न कर लीजिए, पक्का ये आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। सोशल साइंस का पहला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो देखो, द कॉलोनियल और रॉयल इंडियन नेवी डिड म्यूटिनी इन, यानी कॉलोनियल और जो रॉयल इंडियन थी उसने कब विद्रोह किया था, बगावत की थी। बगावत है वो 1946 में की थी, फरवरी 1946 में कॉलोनियल और रॉयल इंडियन नेवी ने बगावत की थी, 1946 में बगावत की थी। ठीक है, आगे, द वर्ड फेलो मीन्स, फेलो का क्या मतलब है। देखो, फेलो का मतलब होता है लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए ज़मीन को बिना सिंचित के खाली छोड़ देना, वो क्या होता है, फेलो होता है। ठीक है, फैक्टर दैट कोजेज सॉइल इरोजन, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल इरोजन ये सॉइल फॉर्मेशन है कि वो फैक्टर जो सॉइल फॉर्मेशन को कोज करते हैं, सॉइल या मिट्टी बनाने, मिट्टी का निर्माण करने में कौन से फैक्टर हैं जो कारण बनते हैं, तो ये सभी है ऑर्गेनिक मैटर, कंपोजिशन ऑफ सॉइल, क्लाइमेट, ये सभी फैक्टर महत्वपूर्ण होते हैं मिट्टी के निर्माण में। चौथा क्वेश्चन, पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ ए कंट्री इज ब्रॉड एट इट्स बेस। पॉपुलेशन पिरामिड होता है किसी देश का, वो चौड़ा होता है इसके बेस में, आधार पर से। क्यों होता है, क्योंकि बर्थ रेट हाई होती है और डेथ रेट लो होती है, तो बेस में वो पिरामिड ऑटोमेटिक क्या होता है, बर्थ रेट यदि ज़्यादा हो और डेथ रेट कम हो तो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो बेस में चौड़ा होता है, ऐसे होता है ना। यदि बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है तो ऐसे होगा। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी वर डिपेंडेड फॉर लिवलीहुड, आजीविका के लिए ट्राइबल कम्युनिटी निर्भर है, आदिवासी समुदाय आजीविका के लिए निर्भर है फॉरेस्ट और हंटिंग दोनों पर, तो ये सी इसका सही है। चाइल्ड लेबर एक्ट वॉज पासड इन, चाइल्ड लेबर एक्ट है वो 1986 में पास हुआ था, 1986 में ये पास हुआ था। मराठा पावर वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय शिवाजी, मराठा ताकत है वो संगठित की गई थी शिवाजी के द्वारा। वेयर इज द रणथंबोर नेशनल पार्क सिचुएटेड, रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, रणथंबोर अभ्यारण्य भी स्थित है। आगे देखो, अगले ब्लैंक्स फिल करने हैं। द थीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कोल्ड, पतली परत, ग्रेनी अनाज वाली ऊपर पतली परत, दानेदार परत किसी पदार्थ, देखो, तीन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह को ढकने वाली जो ऊपरी दानेदार पदार्थों की जो परत होती है उसे क्या कहते हैं, उसे सोइल कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर थाउजेंड पर्सन्स, प्रति 100 व्यक्तियों के पीछे जीवित जन्मों की संख्या क्या कहलाती है, बर्थ रेट कहलाता है उसको, जन्म दर क्या कहते हैं, बर्थ रेट, जन्म दर। प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, 1000 जनसंख्या के पीछे जन्मे, जीवित जन्मे बच्चों की संख्या क्या कहलाती है, बर्थ रेट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 के अनुसार अनटचेबिलिटी हैज बीन अबोलिश्ड, अनटचेबिलिटी को अबोलिश कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 17 का चेंज इन पॉपुलेशन ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, पॉपुलेशन का चेंज एक विशेष पीरियड के दौरान, विशेष पीरियड के दौरान जो पॉपुलेशन का चेंज है वो क्या कहलाता है, पॉपुलेशन चेंज कहलाता है, पॉपुलेशन चेंज, उसे पॉपुलेशन चेंज कहते हैं, ये इसका सही है। ठीक है, तो ये देख लो रेगिस्तान भर दिया। आगे देखो, कॉलम ए से कॉलम बी मिलाना है। द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ नेशन, इसका बी से है, ह्यूमन रिसोर्सेज, सबसे बड़ा संसाधन है, मानव संसाधन है। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स, फॉरेस्ट राइट्स को कब रिकॉग्नाइज किया गया था, इन 2006 से, फॉरेस्ट राइट्स को 2006 में रिकॉग्नाइज किया गया था। मेजर रीन्यूएबल रिसोर्सेज वाटर, सबसे बड़ा जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज है वो वाटर है, और ट्राइबल जो है वो भील है, तो सीधा ये है। ठीक है, ये मैच कर दिए। आगे देखो, सत्य है असत्य बताना है।
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार राइट टू वोटर इज रिकॉग्नाइज्ड टू बी ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। नहीं, राइट टू वोटर है वो कंसीडर नहीं किया गया पार्ट ऑफ ए लाइफ, इसलिए ये असत्य है, फॉल्स है। राजस्थान जन आधार स्कीम वो स्टार्टेड इन 2017। राजस्थान जन आधार स्कीम है वो 2017 शुरू हुई थी, नहीं 2019 में शुरू हुई थी, ये भी फॉल्स है, असत्य। एम ऑफ द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वॉज टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का जो मुख्य एम था वो था चाइल्ड मैरिज को स्टॉप करना, ये ट्रू है, सत्य है ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। 6 और 14 ईयर्स के बीच जो बच्चे हैं उन सभी बच्चों को एजुकेशन का अधिकार को गारंटी देता है भारतीय संविधान। एजुकेशन का अधिकार को गारंटी देता है, बिल्कुल सही है। 6 से 14 वर्ष के लिए कंपलसरी एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट लागू किया गया था, ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल। तो पहले वाले दो है सत्य है, दूसरे वाले दो सत्य है। आगे देखो, व्हाट डिड द कंपनी डू टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। कंपनी ने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए क्या किया था। देखो, कंपनी ने अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए पहला कार्य जो किया था वो था बाइंग कॉटन सिल्क एट चीप रेट। उन्होंने चीप रेट पर खरीदा रॉ मटेरियल्स को, है ना, बाइंग रॉ मटेरियल्स, जो यहाँ से रॉ मटेरियल होता था ना वो सभी चीप रेट पर खरीदा, चीप एट ए चीप रेट, सस्ती दर पर रॉ मटेरियल खरीदा। एंड सेल, और कंपनी ने बेचा यहाँ पर, है ना, द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। मैन्युफैक्चर्ड गुड था ना, फैक्चर्ड गुड, मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान था, उसको कंपनी ने बेचा एट हायर रेट, ऊंची रेट पर। यानी यहाँ से जो सामान खरीदते थे, माल कच्चा माल खरीदते थे उद्योगों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी वो तो सस्ती में खरीदती थी, और जो वहाँ से तैयार करके उद्योगों से तैयार किया हुआ माल था उसको हायर रेट पर वो बेचते थे। थर्ड, कंपनी ने टैक्स बढ़ा दिए, रेवेन्यू इंक्रीज्ड, रेवेन्यू रेवेन्यू भी उसने बढ़ा दिया, राजस्व वगैरह जो ज़मीन पर टैक्स था वो कंपनी ने बढ़ा दिया। तो ये तीन कारण थे कंपनी के रेवेन्यू न्यूज करने के लिए, ठीक है। देखो, शॉर्ट नोट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी पर छोटा नोट लिखना है। देखो, बैटल ऑफ प्लासी क्या था, सिंपल सा था, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉर्ट ए, सिंपल से लिख सकते हो, द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का जो बैटल था, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फोर्ट, ये लड़ा गया था, FOUGST। किन, कब लड़ा गया था, किन के बीच में लड़ा गया था, बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल, नवाब सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब के बीच में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, ऑन 23 जून 1757 को लड़ा गया था। द नवाब वॉज डिफीटेड, द फोर्सेज ऑफ नवाब वॉज डिफीटेड, नवाब की फोर्सेज वो डिफीट हुई थी, हारी थी, ठीक है। एंड कंपनी सुपरमेसी वॉज इंक्रीज्ड, कंपनी की जो सुपरमेसी थी, पावर थी, वो बढ़ गई थी पूरे भारत में इस युद्ध के बाद। डिफाइन द टर्म वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का क्या मतलब है, देखो, वर्नाकुलर एक प्रकार का टर्म है। देखो, वर्नाकुलर, वर्नाकुलर इज ए टर्म, TRM, टर्म यूज्ड, ये यूज होती है, किस लिए यूज होती है, फॉर द कैजुअल लैंग्वेज, फॉर द कैजुअल लैंग्वेज, स्पोकन जो बोली जाती है, बाय द
लोकल पीपल, स्थानीय लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली है ना वो होती है। पीपल यूज इन एवरीडे स्पीच, इसको लोग है ना इनफॉर्मली यूज करते हैं। वर्नाकुलर इज यूज्ड इनफॉर्मली बाय द पीपल, है ना। पीपल दे यूज इट इनफॉर्मली, इनफॉर्मली यूज करते हैं एट होम्स, है ना। तो वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय भाषा, जो यूज होती है कैजुअल लैंग्वेज के रूप में और स्थानीय लोगों के द्वारा बोली जाती है। दे यूज इट इनफॉर्मली, और अनौपचारिक रूप से इसको यूज किया जाता है। नेम द फेमस सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया हु ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वीमेन, महिलाओं की कंडीशन सुधारने के लिए जिन सामाजिक रिफॉर्मर्स ने भारत में कार्य किया उनका नाम बताना। महिलाओं की कंडीशन सुधारने के लिए जो थी वो महिलाएं थी। सबसे पहले सावित्री बाई फुले, सावित्री बाई फुले, इसने महिलाओं की कंडीशन सुधारने का प्रयास किया। 2 नंबर सामाजिक सुधारक एनी बेसेंट, ये क्रिश्चियन थी और यहाँ आकर भारतीय समाज सुधार का उसने कार्य किया था। 3 नंबर पंडित रामाबाई, पंडित रामाबाई। और 4 नंबर ताराबाई शिंदे, ताराबाई, इन्होंने महिलाओं की स्थिति सुधारने का प्रयास किया था। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन से आप क्या समझते हैं? देखो सॉइल डिग्रेडेशन का मतलब सीधा सा है कि द लॉस ऑफ सॉइल्स क्वालिटी ओवर टाइम। देखो सॉइल डिग्रेडेशन बोलता है द लॉस ऑफ ए सॉइल्स क्वालिटी, सोइल की क्वालिटी, सोइल की जो क्वालिटी है उसका लॉस होना ओवर टाइम, समय के साथ साथ। समय के साथ साथ सोइल का जो ह्रास होता है उसको क्या कहते हैं? कोल्ड कहा जाता है, सोइल डिग्रेडेशन, सोइल डिग्रेडेशन। ठीक है, इसमें देखो उपाय क्या होता है? उपाय सीधा प्लांट ट्रीज, पेड़ लगाने चाहिए, ट्रीज। 2 नंबर टेरेस फार्मिंग, फार्मिंग को सीढ़ीदार बनाया जाना चाहिए वाटर फ्लो को रोकने के लिए। टेरेस फार्मिंग होनी चाहिए सोइल इरोजन को रोकने के लिए, है ना। और लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का कम यूज होना चाहिए। लिस्ट कह दो, LEAST, लिस्ट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। जो उर्वरक है उनका यूज कम से कम होना चाहिए। तो ये सोइल इरोजन को रोकने के उपाय हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होने वाले, हमेशा रिप्लेनिश होने वाले, वापस पुनर्भरण होने वाले जो संसाधन होते हैं वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, देखो द रीन्यूएबल रिसोर्सेज, द री 2 मिनट, देखो इसको मिटा देते हैं थोड़ा। द रीन्यूएबल रिसोर्सेज, रीन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिप्लेनिस्ड, वो रिप्लेनिस्ड होते हैं, रिप्लेनिस्ड ओवर टाइम, रिप्लेनिस्ड टाइम के साथ साथ वो रिप्लेनिश होते हैं। इसके उदाहरण जैसे मान लो सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी होती है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। विंड एनर्जी, है ना, विंड एनर्जी का जियो थर्मल, जियो थर्मल एनर्जी। और जियो थर्मल के अलावा टीडल एनर्जी, टीडल, TIDL, टीडल एनर्जी। तो ये है
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, टिडल एनर्जी ना। अब इन्हें मानचित्र में आपको लगाना है बीकानेर, तो ये बीकानेर है मानचित्र में, ठीक है। जैसलमेर ये लास्ट एकदम वेस्टर्न एकदम किनारा है वो जैसलमेर है, आपको पूरा लर्न करना है ये। कोटा, देखो कोटा कहाँ पर है, बुंदीर कोटा, ये कोटा यहाँ पर, ठीक है। बांसुड़ा, बांसुड़ा एकदम लास्ट में ये है, डूंगरपुर बांसुड़ा, ठीक है। हनुमानगढ़ ये सबसे पहले हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़, ठीक है, ये लर्न कर लेना। एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग बाय गिविंग द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री का मीनिंग बताते हुए आपको एक्सप्लेन करना है ना। मैन्युफैक्चरिंग को एक्सप्लेन करना है। देखो इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री द प्रोसेस प्रोसेस ऑफ मेकिंग, प्रोसेसिंग नहीं होता, प्रोसेस ऑफ ए मेकिंग, मेकिंग की प्रोसेस, बनाने की प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल, सामान बनाने की प्रोसेस फ्रॉम ए रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से सामान बनाने की प्रोसेस, यूजिंग मशीनरी, मशीनरी का यूज करते हुए, मशीनरी का यूज करते हुए सामान बनाने की प्रोसेस प्रोसेस, और लेबर, लेबर वैसे श्रम, यू आर होता है वैसे तो, ठीक है ना, लेकिन एल ए बी ओ आर कर सकते हो, मशीनरी एंड लेबर का यूज करते हुए, एंड अदर मीन्स, और अन्य साधन का यूज करते हुए, अदर अन्य साधनों का यूज करते हुए जो सामान बनाने की जो प्रोसेस होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। इसके बहुत से जैसे मतलब उदाहरण भी है ना, कौन कौन से, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, है ना। तो एम एस पी जी ये कुछ होती है जो है ना, लोकल कुटीर उद्योग होते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग इसको कहते हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग गुड्स फ्रॉम रॉ मटेरियल, कच्चे माल से गुड्स बनाने, सामान बनाने की प्रोसेस होती है वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। विच क्रॉप इज नोन एज द गोल्डन क्रॉप, कौन सी क्रॉप होती है वो गोल्डन क्रॉप कहलाती है, जूट इज गोल्ड, देखो जूट इज गोल्ड, जूट को कहा जाता है या नोन एज गोल्ड एज गोल्डन फाइबर, ये गोल्डन फाइबर कही जाती है, ठीक है। एक्सप्लेन द नेसेसरी क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ, यानी जूट के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, तो सबसे पहले इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, क्लाइमेटिक कंडीशंस में जूट के लिए हाई टेम्परेचर, ठीक है। 2 नंबर जूट के लिए हैवी रेनफॉल, भारी बारिश चाहिए, जूट के लिए हैवी रेनफॉल। 3 नंबर ह्यूमिड क्लाइमेट, आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस है जूट के लिए, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी की व्याख्या करो, डिस्क्राइब द राइट टू इक्वालिटी, है ना। राइट टू इक्वालिटी का सीधा सा मतलब है इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता, यानी सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान है। दूसरा, कानून ट्रीटेड इक्वली, हर व्यक्ति को एक साथ ट्रीट किया जाए, एक जैसा ट्रीट किया जाए, है ना। डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड, डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता, ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, पर्सन, व्यक्ति के आधार पर, जन्म के आधार पर, बर्थ के आधार पर किसी प्रकार से भेदभाव नहीं हो सकता। इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अवसर की समता, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो ये राइट टू
इक्वालिटी है, जिसमें कानून की समानता, किसी भी प्रकार का भेदभाव निषेध है और इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी। हाउ सेक्युलरिज्म एक्सप्लेन्ड बाय इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पंथ निरपेक्षता को कैसे एक्सप्लेन किया गया, धर्म निरपेक्षता को? तो सिंपल सा है, धर्म निरपेक्षता में फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे पहले तो ये है कि भारतीय संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन की फ्रीडम है, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। 2 नंबर, नो डिस्क्रिमिनेशन, क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रिलीजन के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, किसी भी धर्म का कोई भी हो। तीसरा, द गवर्नमेंट हैजंट एनी रिलीजन, गवर्नमेंट हैजंट एनी रिलीजन और गवर्नमेंट शेल नॉट फेवर एनी रिलीजन, गवर्नमेंट हैज नॉट एनी रिलीजन, सरकार का कोई धर्म नहीं है, यानी सरकार किसी भी धर्म को फेवर नहीं करेगी, सॉरी रिलीजन, है ना। तो ये इस प्रकार आप एक्सप्लेन कर सकते हो सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान की हैंडलूम इंडस्ट्री पर आपको नोट्स लिखना है। तो देखो, राजस्थान में जो हैंडलूम इंडस्ट्री है उसमें सबसे पहले कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री राजस्थान में है। वो टोटल प्रोडक्शन कितना है कॉटन इंडस्ट्री का, कितनी कॉटन प्रोड्यूस होती है? तो सिंपल सा है, 27.74 लाख बेल्स कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, इतनी कॉटन है राजस्थान में प्रोड्यूस होती है। और दूसरा वूल, वूल इंडस्ट्री, वूल प्रोड्यूस होता है 1.4 बिलियन, 1.4 बिलियन बेल्स इज प्रोड्यूस्ड, वूल इज प्रोड्यूस्ड इन राजस्थान, इतनी बेल्स प्रोड्यूस होती है राजस्थान में वूल की। कॉटन से क्या होता है, टेक्सटाइल कपड़ा वगैरह बनता है, वूल से ऊनी कपड़े बनते हैं। जैसे मान लो रजाई है, रजाई के अलावा अपने सर्दियों में पहनने वाले कपड़े वो वूल से बनते हैं, और सीधे सिंपल कपड़े वो कॉटन से बनते हैं। तो ये है राजस्थान में कॉटन की स्थिति। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिशिंग, फिशिंग का मतलब क्या होता है? फिशिंग इज ए साइबर अटैक, फिशिंग इज ए साइबर अटैक, एक प्रकार का साइबर अटैक है, ऑनलाइन अटैक है, ठीक है। दैट ट्रिक्स पीपल इनटू शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, जो लोगों के साथ क्या करता है, ट्रिक करता है। दैट ए ट्रिक पीपल, ट्रिक है पीपल, लोगों के साथ चालाकी करता है। और ट्रिक पीपल इनटू शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, शेयरिंग सेंसिटिव खाता वगैरह और उनकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है लोगों के साथ। ठीक है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की जाती है। और डाउनलोडिंग मेलवेयर्स, या फिर जो मालवेयर, जो वायरस वगैरह वो डाउनलोड कर दिए जाते हैं, डाउनलोडिंग मेलवेयर्स, वायरस वगैरह डाउनलोड कर देते हैं। तो एक प्रकार साइबर अटैक है फिशिंग, ठीक है। आगे देखो, बड़े क्वेश्चन है थोड़े। हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल गिव मोमेंटम टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखो, पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905, बता रहा हूँ, बंगाल का जो पार्टीशन है 1905 में हुआ था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905, 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा प्रशासन के दृष्टिकोण से उसने बंगाल को विभाजित कर दिया। द कांग्रेस साइट, कांग्रेस ने क्या किया, इसको देखा, कांग्रेस साइट, कांग्रेस ने इसको देखा एज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिवाइड एंड रूल
बांटो और राज करो, है ना, फूट डालो राज करो की पॉलिसी को देखा। कांग्रेस को पता चल गया कि भी अंग्रेज है वो फूट डालना चाहते हैं मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में। उन्होंने बंगाल को विभाजित कर दिया, जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी उस साइड वो पश्चिमी पूर्वी पाकिस्तान बना दिया, और जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था उसको पश्चिमी बंगाल बना दिया गया। तो कांग्रेस को ने इसको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो डिवाइड और रूल पॉलिसी थी उसको उन्होंने देखा एंड इट प्रोटेस्टेड, उसने प्रोटेस्ट किया, सॉरी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट इट, इसके विरुद्ध उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। एक मोमेंटम मिला था कांग्रेस को इसके बाद, ठीक है। विच चेंजेस वर मेड इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति के बाद कौन सा परिवर्तन किया था, ये पहले का है। दूसरा देखो, 1857 की क्रांति होने के बाद प्रशासन में कई बदलाव कर दिए थे अंग्रेजों ने, कौन से थे। पहला तो द कंपनीज रूल वॉज अबोलिश्ड, कंपनी का जो शासन था वो खत्म कर दिया। कंपनीज रूल वॉज कंपनी रूल वॉज एंड इंडिया वॉज रूल्ड, रूल होने लगा, बिगन टू रूल्ड डायरेक्टली, सीधा भारत प्रशासन किया जाने लगा बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सीधा शासन, ब्रिटिश अथॉरिटी, सीधा ब्रिटिश अथॉरिटी से भारत का शासन होने लगा। क्वीन विक्टोरिया थी, उसने कमाल संभाल ली, उसने भारत पर राज करना शुरू कर दिया सीधा। इसके तुरंत बाद 1857 ये चेंजेस हुआ था पहला। दूसरा ये हुआ था कि भारतीय जो प्रांत था अंग्रेजों के अधीन है उसको प्रोविंस से डिवाइड कर दिया था। द ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश जो टेरिटरी थी भारत में, टेरिटरी वॉज डिवाइडेड, उसको डिवाइड कर दिया इनटू प्रोविंसेज, है ना, प्रोविंसेस बांट दिया। तीसरा एक और था कि भारत में इंडियन ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी गई थी, इंक्रीज द ब्रिटिश सोल्जर्स, द नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन इंडियन आर्मी, ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या, ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या बढ़ा दी इन द आर्मी, आर्मी में ब्रिटिश सोल्जर्स की संख्या बढ़ाएगी इसके बाद। तो ये कई कारण थे, कई जो रिजल्ट थे 1857 के बाद हुए थे परिणाम के रूप में, ठीक है। राइट ए शॉर्ट नोट और रोल्ट सत्याग्रह, रोल्ट सत्याग्रह पर शॉर्ट नोट लिखो। रोल्ट सत्याग्रह क्या था, इसके अथवा में है रोल्ट सत्याग्रह, रोल्ट सत्याग्रह, रोल्ट सत्याग्रह इट इज या इट वॉज ए प्रोटेस्ट मूवमेंट, ये प्रोटेस्ट मूवमेंट था अगेंस्ट द रोलट एक्ट, रोलट एक्ट के, रोलेट एक्ट, आर बड़ा कर दो, रोलट एक्ट के विरुद्ध एक के प्रोटेस्ट था 1990, रोलट एक्ट 1990, रोलट एक्ट 1919 में। रोलट एक्ट क्या था, इसमें सरकार ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून था जिसमें सरकार को पावर दी गई कि किसी भी व्यक्ति को बिना कोई मुकदमे के, कोर्ट में मुकदमा चलाए बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। इट वॉज एन एक्ट, ये एक ऐसा एक्ट था
इन विच, जिसमें क्या किया गया, द गवर्नमेंट हैज गिवन पावर, हैज ए गिवन पावर, गवर्नमेंट को पावर दी गई टू अरेस्ट एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, विदाउट ट्रायल इन कोर्ट, विदाउट ए ट्रायल, बिना मुकदमे के, इन्हें कोर्ट में बिना ले जाए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, सरकार को पावर थी। तो इसके विरुद्ध में सत्याग्रह किया गया था, विरोध किया गया था, वो रोलट सत्याग्रह था। ठीक है, इसके अथवा में देखो, ब्रिटिश डू टू फोर्स रिबेलियन लैंड और द अवध टू सरेंडर, व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू फोर्स द रिबेलियस लैंड ओनर्स और द अवध टू सरेंडर, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो अवध के जमींदारों को सरेंडर कराने के लिए, अवध के जो किसान थे उन्होंने इसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध वो लड़ रहे थे, तो सरकार ने क्या किया था, तो सरकार ने देखो मिलिट्री पावर यूज की थी उनको कंट्रोल करने के लिए, मिलिट्री पावर इज यूज्ड, उनके विरुद्ध में मिलिट्री पावर यूज की गई थी। 2 नंबर क्या किया था, पनेटिव एक्शंस, दंडात्मक पुनिटिव एक्शन टेकन, पुनिटिव एक्शन लिए गए थे उनको सरेंडर कराने के लिए। और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, एकदम प्लानिंग रूप से डिप्लोमेसी की गई थी, यानी बातचीत की गई थी सरेंडर कराने के लिए ना, स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी। ठीक है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, भारत में जो कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है वो आपको एक्सप्लेन करना है कि कोर्ट्स कैसे हैं। देखो भारत में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर बिल्कुल ये है, ट्राइएंगुलर। सबसे पहले ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, पूरे भारत की एक कोर्ट है, वो है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उसके बाद में हर राज्य में एक हाई कोर्ट है, तो टोटल 28 स्टेट है, 28 हाई कोर्ट्स हैं, हर एक राज्य में क्या है, हाई कोर्ट्स है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट श्रेष्ठ ऊपर ऊपर, फिर उसके बाद हर राज्य में हाई कोर्ट्स है। ठीक है, और फिर लोकल एकदम हर जिले में, देश के हर राज्य के हर जिले में क्या है, छोटे छोटे न्यायालय हैं, जो जिनको क्या कहेंगे अपने सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये भारत में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट्स और फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, ये तो पहले का मैंने बता दिया स्ट्रक्चर, आप ऐसे लिख सकते हो, लर्न कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग, लॉ मेकिंग की प्रोसेस आपको बतानी, तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, बड़ा लंबा नहीं ले जाते हुए। तो कोई भी जो लॉ होता है वो बिल होता है कानून बनाने का, बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसी भी सदन में वैसे हो सकता है, इंट्रोड्यूस्ड, पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर उस पर डिबेट होती है, उस बिल पर दोनों सदनों में डिबेटें होती है, डिबेट होने के बाद उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन यानी जो उसमें गलत चीज़ें हैं, जैसे मतलब इम्प्लीमेंट नहीं करनी है सदस्यों की मांग के हिसाब से, उनको उस बिल को, उस कानून को रिफाइन किया जाता है बाई या इन बहुत हाउसेज, दोनों ही हाउसेज में, दोनों हाउसेज कौन से, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में उसको रिफाइन किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, डिबेट किया जाता है और उसको रिफाइन किया जाता है, और उसके बाद बिल है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसको नल और वॉइड कर सकती है यदि वो व्यक्ति के अधिकारों के विरुद्ध में है तो। ठीक है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छा ये दिया गया, ये पहला और दूसरा। उसके बाद ये देखो अथवा में, हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, कार्यपालिका को। देखो पार्लियामेंट में तो संसद होती है, संसद में लोकसभा और राज्यसभा,
और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका होती है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। तो देखो क्या स्ट्रक्चर रहता है, पार्लियामेंट सबसे पहले, पार्लियामेंट से ही चुने हुए सदस्य एग्जीक्यूटिव बनते हैं, मंत्री बनते हैं एग्जीक्यूटिव। और वास्तविक पावर एग्जीक्यूटिव के पास होती है, मंत्रिमंडल के पास होती है। और उसके बाद है जुडिशियरी। ये 3 स्तर होते हैं गवर्नमेंट के। तो पार्लियामेंट है वो इस एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल में रखती है, क्या करके, तो इसके सिंपल से हैं। सबसे पहले डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, हर प्रकार का डिस्कस किया जाता है बाय डेलिब्रेशन। कैसे कंट्रोल रखती है, एंड डिस्कशन, डेलिब्रेशन और डिस्कशन के माध्यम से एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है पार्लियामेंट। 2 नंबर अप्रूवल एंड रिफ्यूजल ऑफ लॉज, कई लॉज होते हैं जिसको अप्रूव करती है, अप्रूवल एंड रिफ्यूजल ऑफ लॉज, ये पार्लियामेंट है एग्जीक्यूटिव द्वारा प्रस्तावित कई कानूनों को रिफ्यूज कर देती है, वो लाने नहीं देती है, मना कर देती है यहाँ पार्लियामेंट में आते ही, ठीक है। मोशन लाइक नो कॉन्फिडेंस वोट, और कई प्रकार के जो ये मोशन वगैरह मोशन होते हैं, विधेयक होते हैं, वो कि जैसे कौन से होते हैं, नो कॉन्फिडेंस वोट, नो कॉन्फिडेंस वोट आते ही पूरी एग्जीक्यूटिव को हटना पड़ता है, पूरी सरकार गिर जाती है। तो इस प्रकार के मोशन के माध्यम से पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, ठीक है। होल्डिंग मिनिस्टर्स अकाउंटेबल, होल्डिंग मिनिस्टर्स अकाउंटेबल, मिनिस्टर जो मंत्री होते हैं एग्जीक्यूटिव में, मंत्री, उनको वो जिम्मेदार रखते हैं हर कार्य के लिए पार्लियामेंट, है ना। हर एक्शन, गवर्नमेंट के हर एक्शन को स्क्रूटनाइज करती है पार्लियामेंट। जितने भी क्वेश्चंस वगैरह, ये क्वेश्चन पूछ करके पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ करके वो उत्तरदायी रखते हैं, वो लिबरल रखते हैं, है ना। तो पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव को निरंकुश नहीं होने देती है, उनको कंट्रोल में रखती है। इसके अथवा में देखो, ये तो पहला था। दूसरा है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये पहला। दूसरा है इंडिपेंडेंट ऑफ ए जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इसकी विशेषता बतानी, स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता। तो सिंपल सा है, फेयर ट्रायल की न्यायपालिका में है वो बिल्कुल न्यायोचित ट्रायल होता है, जो भी मुकदमा चल रहा है, जो भी मामला चल रहा है, उसका न्यायपालिका सुनाती है, न्याय के साथ कार्य करती है, फेयर ट्रायल होता है। चेक्स एंड बैलेंसेज, जो न्यायपालिका है वो जो गवर्नमेंट है और उन पर रोक रखती है, बैलेंस बनाए रखती है, यानी वो सरकार को निरंकुश नहीं होने देती न्यायपालिका, है ना। ये उसकी इतनी उसमें पावर होती है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करती है। जुडिशरी है वो प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। चौथा है इसमें पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों का विश्वास है न्यायपालिका पर, पब्लिक कॉन्फिडेंस, है ना। तो इस प्रकार इंडिपेंडेंट न्यायपालिका की ये 4 विशेषताएं, स्वतंत्र न्यायपालिका की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं ये है, ठीक है। ये देखो, मैं एक्सप्लेन द मेन रीजंस फेल्यूर ऑफ रिवोल्ट 1857, 1857 की क्रांति राजस्थान में फेल हुई, इसके मुख्य कारण क्या है। देखो बहुत से कारण हैं, उसमें कई कारण मैं आपको बता रहा हूँ जो लर्न करने हैं। सबसे पहले जो इंडिजीनियस रूलर्स थे, इंडिजीनियस रूलर्स, शासक, दे आर नोट दे नोट पार्टिसिपेट, उन्होंने, रूलर्स ने, जो शासक थे, उन्होंने क्रांति में भाग ही नहीं लिया। राजस्थान के राजा थे, उन्होंने, इंडिजीनियस है ये, जो रूलर्स थे वो एक फ्रेंड रहे थे कंपनी के, उन्होंने भाग नहीं लिया। तो ये कारण था पहले, इंडिजीनियस रूलर्स डिडंट पार्टिसिपेट इन द
रिवोल्ट, उसने क्रांति में भागे नहीं लिया। दूसरा, नो नो डेफिनेट लीडर, क्रांतिकारियों के पास कोई लीडर ही नहीं था। नो डेफिनेट लीडर, कोई भी नेता नहीं था कि किसकी बात माने किसकी बातें नहीं माने। तीसरी चीज़ है लेक ऑफ यूनिटी, कोई एकता नहीं थी, किसी ने कभी विद्रोह कर दिया, किसी छावनी में कभी विद्रोह गया, कोई एकता नहीं थी। और चौथा, रिबेल्स वर नॉट स्किल्ड, जो रिबेल्स थे, विद्रोही थे, वो स्किल्ड नहीं थे, वर नॉट स्किलफुल, सॉरी, वर नॉट ए रिबेल्स वर नॉट ए स्किलफुल, एक क्या लगा, ठीक है। एज स्किलफुल एज द ब्रिटिश, या एज स्किलफुल एज द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्किलफुल नहीं थे। तो ये मुख्य कारण थे फेल होने के। जो राजस्थान के रूलर्स थे उन्होंने अंग्रेज़ों का पक्ष लिया, कोई लीडर नहीं था विद्रोहियों के पास, कोई एकता नहीं थी उनके बीच में, और रिबेल्स थे वो स्किलफुल नहीं थे, जो विद्रोही सैनिक थे उनके पास एकता नहीं थी। ठीक है, तो ये लिख सकते हो। पेंटिंग पर और पर आपको ये खुद ही याद करना है। एक्सप्लेन द स्प्रेड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन राजस्थान, राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको वो कैसे फैली थी। तो देखो, राजस्थान में 6 टोटल छावनियाँ थी, ब्रिटिश कैंटोनमेंट थी, 6 ब्रिटिश कैंटोनमेंट जहाँ पर हुई थी ये विद्रोह, ब्रिटिश कैंटोनमेंट। इनके नाम याद करने कौन कौन सी थी। पहले नसीराबाद कैंटोनमेंट, 2 नंबर थी वो देवली कैंटोनमेंट, देवली कैंटोनमेंट, ये सीधा ही लिख दो, ठीक है। तीसरा एरिनपुरा कैंटोनमेंट, एरिनपुरा कैंटोनमेंट। चौथा कोटा में हुआ था, कोटा, सीधा ही लिख दो। और पांचवा खेरवाड़ा, खेरवाड़ा कैंटोनमेंट। और छठा ब्यावर, और सातवां एक नीमच। इतनी जगह विद्रोह हुआ था, है ना। तो नसीराबाद में, अजमेर में है ये नसीराबाद, और 28 मई के दिन सैनिक है वो विद्रोह करके दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे। देवली जो कि टोंक में है, यहाँ भी विद्रोह हुआ था काफ़ी लेट। एरिनपुरा पाली में है, वहाँ पर 21 अगस्त को हुआ था, 21 अगस्त 1857 में विद्रोह हुआ था। कोटा में भी बहुत ज़ोरदार विद्रोह हुआ था, है ना। एक जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसको उसने मार दिया था, किले पर लटका दिया था, है ना। और खेरवाड़ा यहाँ पर जी उदयपुर में, यहाँ भी बहुत तगड़ा विद्रोह हुआ था। ब्यावर में और नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो 3 जून को हुआ था। तो ये है मुख्य जगह है जहाँ पर राजस्थान में विद्रोह हुआ था 1857 में। ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, लर्न इट। ये पक्का आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए रियल पेपर है, लर्न कर लो।